नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं बीते महीने की, अप्रैल 2022। ये दो चीजों के लिए याद रखा जाएगा महीना। दो प्रतीक, दो चिन्ह, दो सिंबल्स बने इस महीने के। पहले पखवाड़े में बुलडोजर और दूसरे में लाउड स्पीकर के शोर पर शोर मचा हुआ है, बवाल कटा हुआ है, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बुलडोजर और अब ये लाउड स्पीकर, दरअसल ये लाउड स्पीकर की ध्वनि जो है ना, यही देश को विकास की राह पर सरपट दौड़ने से रोक रही है। यही सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो उत्तर प्रदेश में वो मंदिर हो या मस्जिद हो, हालांकि ये पूरा मसला हिंदू मुसलमान का ही है, पर योगी आदित्यनाथ मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बवाल कटा हुआ है। एक सांसद अभी जेल में है, कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। अब से कुछ देर में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे एक रैली करने वाले हैं। और रैली की सबसे बड़ी वजह क्या थी? पूरी अप्रैल राज ठाकरे बड़े परेशान रहे कि जी ये मस्जिदों से आजान की आवाज क्यों आ रही है, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब उन्हें 15-16 दिशा निर्देशों के तहत इजाजत दी गई है, पर रैली हो रही है। लाउड स्पीकर से परेशान है। अब लाउड स्पीकर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है, या दरअसल ये जो शोर हो रहा है इसमें महंगाई का जो जोर है वो कहीं दबकर रह गया है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो का होता है, आपके मेरे घर में 14 किलो 200 ग्राम वाला आता है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 102 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए। 102 रुपए 50 पैसे। अब दिल्ली में इसकी कीमत हो गई है 2355 रुपए 50 पैसे, 2350 के पार। कोलकाता में 2455 रुपए, मुंबई में भी ये 2300 के पार है, और चेन्नई ने तो बाजी मार ली 2508 रुपए। और जब कमर्शियल गैस के दाम बढ़ते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अगला नंबर आने वाला है एलपीजी का, और एलपीजी के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में 949 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 976, चेन्नई में 965, लखनऊ में 987 रुपए 50 पैसे, पटना तो 1000 पार है, 1039 रुपए 50 पैसे जो सिलेंडर हम सब अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, 1000 भी पार कर चुका है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगला नंबर इसका होगा। यह बात और है कि आज 1 मई है, मजदूर दिवस भी है। और दरअसल आज मैं रेडियो सुन रहा था गाड़ी चलाते वक्त, एक बड़ी मार्के की बात कही है आरजे ने। हम सभी मजदूर हैं। अभी हम कार्यक्रम दिखा रहे थे, देश में हर 5वां आदमी मजदूर। इस देश में 2-4% को छोड़ के सब मजदूर हैं। मैं भी मजदूर हूं। मजदूर का मतलब वो नहीं जो दिहाड़ी, जो कस्सी फावड़ा चलाता है या रिक्शा खींचता है, चलाता है, वही मजदूर है। हम सूट पहनकर बैठे हुए हैं, मजदूरी तो हम भी कर रहे हैं। सभी मजदूर हैं। कोई बड़ी तनख्वाह पा लेता है, कोई कम तनख्वाह, पर किसी ना किसी की चाकरी कर रहे हैं।
तो इसमें खैर में थोड़ा विषयांतर हो गया। 1 मई उज्ज्वला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत भी हो रही है। उज्ज्वला आपको पता है ना कि जी फ्री में गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, वो 8 करोड़ में से 2-2.5 करोड़ ने ही इस्तेमाल किए, बाकी तो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे क्योंकि सब्सिडी हट गई है और 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर के दाम हो गए हैं। मैं पीएनजी सीएनजी का तो अभी जिक्र कर ही नहीं रहा हूं। पीएनजी के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर में तो 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, मेरठ, सब जगह 45 रुपए से ऊपर दाम है। और सीएनजी, जो बड़े इतराते हुए गाड़ी चलाते थे कि जी सीएनजी की गाड़ी है, डिग्गी भारी भी हो जाती थी, गाड़ी का जो इंजन है उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता था, लेकिन अब वो मुंबई में 76 रुपए हो गया है, गुरुग्राम में 79 रुपए 94 पैसे, मेरठ में 78 रुपए 84 पैसे, अजमेर में 81 रुपए 88 पैसे। ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। डीजल और सीएनजी में, और पेट्रोल डीजल की तो खैर मैं बात क्या करूं, 120 से पार, 110 के करीब डीजल आ गया, 120 के पार तो खैर पेट्रोल है ही। उस पर वैट को लेकर राजनीति गर्म है। और यह सिर्फ ईंधन फ्यूल्स की बात नहीं है, ऑयल की बात नहीं है। खाने का तेल हो, दूध हो, फल सब्जी हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई दर पूरा आंकड़ा नहीं बताती, पर जो थोक महंगाई दर है वो 14.55%, 14.5 के पार। और खुदरा महंगाई दर 17 महीने के सबसे उछले स्तर पर 6.95%। वित्त मंत्री कहती है नहीं नहीं अभी मैनेजेबल है। जी आप देश की वित्त मंत्री हैं, आप मैनेज कर सकती होंगी। आम आदमी मैनेज नहीं कर पा रहा है। नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है। आज मेरी वाइफ लेकर आई 1 पाव नींबू और काफी कुछ बार्गेनिंग करने के बाद 70 रुपए के 1 पाव लेकर आई, आकर मुझे दाम बताया। पर यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है, लाउड स्पीकर पर जबरदस्त शोर है, राजनीति हो रही है, रैलियां निकाली जा रही हैं, पर महंगाई पर कोई सड़क पर उतरने को तैयार नहीं। क्या हम दरअसल नींबू बन गए हैं? नींबू की तो फितरत है, निचोड़ा जाएगा। तो आम आदमी भी क्या नींबू बन गया है कि जी निचोड़ना है ही निचोड़ लो, क्या करें? यही हमारी नियति है कि हम निचोड़े जाएंगे। और क्या राजनीतिक दल भी यह सोचकर अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि महंगाई, अरे आम आदमी नींबू है, मान जाएगा, समझा देंगे। यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा है ही नहीं, यह किसी के लिए परेशानी का सबब है ही नहीं क्या? इसलिए पूरे महीने अप्रैल में आप देखेंगे किसी न्यूज चैनल पर महंगाई की चर्चा होते हुए आपने इक्का दुक्का बार ही देखी होगी। बुलडोजर और लाउड स्पीकर। पर हां, एक राजनेता बोले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो बोले कि ये फिजूल की बातें हैं। ये कोई राजनेता आज की तारीख में कहने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कंपेटिटिव पॉलिटिक्स, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर कोई अपने आप को एक से दूसरे से बड़ा हिंदू बताने की फिराक में लगा हुआ है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आस्था के नाम पर वोट ज्यादा मिलते दिखाई देते हैं, असल मुद्दों पर सड़क पर उतरकर वोट क्या मिलते नहीं हैं, ऐसा लगने लगा है क्या राजनीतिक दलों को? और आम आदमी अपने घर में बैठा हुआ बस परेशान होता रहे। नीतीश कुमार कह रहे हैं यह फिजूल की बात है, जिसको जो करना है, जिसका जो इबादत का तरीका, पूजा का तरीका है, उसको करने दीजिए। आज अखिलेश यादव की भी नींद टूटी। अखिलेश यादव ने अभी अभी ट्वीट किया है,
आज देश में सिलेंडर का दाम बढ़कर 2,500 पार हो गया। चाय पकौड़ा तक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। पर आप कहां हैं? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आम आदमी के दर्द को कौन समझेगा? पहले सुनिए आम आदमी क्या कह रहा है। अगर बाजार जाते हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े की भी कीमत लास्ट 2-3 साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ज्यादा हाई है। तो ये बड़ी महंगी ईद है। लोग जो हैं खाने के लिए परेशान है और इस मौके पे ईद मनाना भी बहुत मुश्किल है। अफ्तारी में भी बस बाहर से जो फल वल का किसी तरह से अरेंज हो जा रहा है, नहीं तो फुल्की तलने के लिए कड़वा तेल खरीदने जाइए तो 200 रुपए से ज्यादा का किलो है। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर रहे हैं। बस बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम मतलब करना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में लेडीज़ों को, गृहिणियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जितने में हमारा खर्चा घर का चलता था उसमें हमारी सैलरी भी पूरी नहीं बढ़ती है। मंथ एंड आते आते 25 तारीख में सारी खत्म हो जाती है सैलरी। और अब 1-1 लाख तक सैलरी हो जाती है, बच्चों की 50-50 हज़ार सारी सैलरी होती है, तब भी जाके हमारे घर के गुजारे नहीं चलते। महंगाई बहुत है, परेशान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसमें। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती पूरे साल में। तो यही कह सकते हैं, घर से आते हैं पैसे भर के जेब में आते हैं, घर जाते हैं तो जेब खाली मिलती है। हम लोग मिडिल क्लास लोगों के सारे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। किस तरह से हम अपने बच्चों का, परिवार का ख्याल रखें इतनी महंगाई में, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये दुकानदारी इतनी कम हो गई है, दुकानदार किसान ले नहीं पा रहे, किसान ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। सब कुछ महंगा होते जा रहा है। अनाज, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, बहुत महंगाई होती जा रही है। इनकम हो तो महंगाई समझ में आती है, और अब इनकम ही नहीं है तो फिर महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। मकान बनाने के लिए लोहा, सीमेंट, रेता, बदरपुर, खाने पीने का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, सब इतना महंगा है कि आम आदमी की तो कमर तोड़ रखी है। कहीं ऐसा ब्लास्ट ना हो जाए जैसे श्रीलंका में हुआ है कि एक ही दिन में पूरा देश कंगाल हो जाए। बहुत महंगाई सब चरम पर है, और कुछ संसारिक जो चल रहे हैं युद्ध, ये वो सबका असर है। और यह आम आदमी की आवाज है, पर आम आदमी ही उलझा हुआ है आज की तारीख में। बजरंगबली, अली, अजान, हनुमान, हिंदू, मुसलमान, नवरात्र, रमजान। कम से कम नीतीश कुमार तो बोले। वो क्या बोले वो भी सुनिए। सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है सर। ये सब चीज पर कहीं कोई इतना। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महंगाई का जोर, लाउड स्पीकर पर शोर। महंगाई पर कोई शोर नहीं मचाएगा, आम आदमी चिल्लाता रह जाएगा। और लाउड स्पीकर विवाद फिजूल की बात, फालतू शब्द इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार ने। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जेडीयू जो अहम घटक है मोदी सरकार की और साझा सरकार की अगुवाई बिहार में कर रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री का ही मैंने बयान भी सुनवाया, उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ इस चर्चा में हैं। तो अनिला सिंह, नीतीश बाबू जो कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखती हैं, ये लाउड स्पीकर, ये फालतू की बात है, फिजूल की बात में फंसा रखा है हमें, असल मुद्दों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक कह रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और संदीप जी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके हिसाब से जो साउंड पॉल्यूशन है जो लाउड स्पीकर्स के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, वो फालतू की बात हो सकती है, ये उनका सोचना हो सकता है। परंतु अगर मैं बात करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा सोचना नहीं है। और यहाँ राजनीति की कौन सी बात है, यहाँ तुष्टिकरण की कौन सी बात है। बात तो इसकी है कि एक आम आदमी की सेहत, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, या फिर नौकरी करने वाला हो, नौकरी पेशा, अगर उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो जिस चीज की वजह से सेहत पे असर पड़ रहा है
उस चीज को कम करना या हटाना वाजिब है कि नहीं है? हो सकता है नीतीश जी की नजरों में वो चीज वाजिब नहीं हो सकता है नीतीश जी इसको समझते हो कि किसी प्रकार का तुष्टीकरण है, पर मुझको लगता है एक अवेकेंड सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, मुझे लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पूरा का पूरा इस देश के नागरिकों की सेहत को दिमाग में रखते हुए ओहो, सेहत, साउंड पोल्यूशन के चलते ध्वनि तेज है, हमारी सेहत बिगड़ रही है। इतनी परेशान है सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर। सेहत तब नहीं बिगड़ती 102वें नंबर पर हम भुखमरी के सूचकांक पर आ जाएं। 27 रुपए अगर किसान प्रतिदिन कमाए, सेहत उसमें हमारी नहीं बिगड़ती। 300 रुपए नींबू खरीदूं, उसमें नींबू नहीं मैं बनता हूं। दूध महंगा हो जाए, फल सब्जियां महंगी हो जाए, एलपीजी महंगी हो जाए, कमर्शियल गैस महंगी हो जाए, इससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें वो तो साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करने से अच्छा हो जाएगा, बदन आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। जी, कुछ लोगों को जब ग्लास आधा देखने की आदत पड़ जाती है तो उनका कोई इलाज नहीं हो। वो हमेशा आधा खाली ग्लास देखेंगे, पूरा जो आधा भरा हुआ है उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो नजरिया अपना अपना होता है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगी, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगर भारतवर्ष के विषय में मैं अगर बात करती हूं, भारत आज की तारीख में उस स्थान पर आ चुका है। सबसे पहली बात तो 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, और ये वो देश है जिसने 1.15 बिलियन वैक्सीनेशन जो है ना 10 महीने के अंदर लगा दी थी, और 16 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो है डबल वैक्सीनेशन हो गया। तो 5 बिलियन वैक्सीन जो है वर्ल्ड को देने का प्रॉमिस किया, जो लगातार महंगाई के खिलाफ भी टीकाकरण हो गया। बात कर नहीं बिल्कुल नहीं, कोरोना से तो बच जाएंगे, महंगाई से बचने का टीका कब लगेगा? संदीप जी सुनिए, ऐसा है कि मैं केवल आपकी बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ, उत्तर भी देने के लिए आई हूँ। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूं। हाँ करिए ना, महंगाई का टीका कब लगेगा? बिल्कुल। अगर आप मुझसे कहते हैं क्या आज इन्फ्लेशन जो है वो हाई लेवल्स पे है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। क्या यूक्रेन से वॉर हो रहा है उसकी वजह से महंगाई पे असर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर आप कहते हैं क्वेश्चनेबल डिमांड है, बिल्कुल क्वेश्चनेबल डिमांड है। आप कहते हैं क्या फॉलिंग प्रोडक्टिविटी है? जी, कुछ सेक्टर में फॉलिंग प्रोडक्टिविटी है। क्या राइजिंग फ्यूल प्राइसेस है? बिल्कुल राइजिंग फ्यूल प्राइसेस है, उसमें बिल्कुल नहीं नकार सकते, पर हर चीज के पीछे एक अपना रीजन है। अच्छा। अगर मैं राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के बारे में बात करती हूँ तो 24% जो फ्यूल है वर्ल्ड में कहां से आता है? रशिया से आता है। ठीक है, हमारे यहाँ डीरेगुलेटेड है, जो फ्यूल है डीरेगुलेटेड है। मार्केट इस वक्त प्राइस को डिफाइन कर रही है कि क्या प्राइस होगा, और जब हमें पता है कि फ्यूल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली जो है सारे जो प्रोडक्ट है, चाहे वो हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करते हैं, किसी चीज की भी बात करते हैं, उस पर असर आता है। एक लीडिंग मैगजीन है, बिजनेस की है, उसने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे करवाया था, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का सर्वे करवाया था, और उसमें Q4 जो 2022 का है, उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे में ये आया, इट वाज मोर देन 55.2%। अच्छा, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो लिखते हैं उसको आप पूरा गंभीरता से लेती हैं? 40,000 HNIs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स देश छोड़कर भाग गए, नागरिकता ही छोड़ दी। बिजनेस कॉन्फिडेंस इससे भी दिखता है क्या अनिला? नहीं, अगर उनको ये लगता है कि भाई ठीक है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ऐसा तो है नहीं कि आज आप नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपका चैनल जो है, आपकी डिबेट जो है पूरे विश्व में देखी जा रही है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अगर ग्लोबलाइजेशन का है, महंगाई पर आप बहुत काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। अच्छा, एक चीज बताइए, वो 2012-13 के वो दृश्य वो सबके जहन में है, तो मैं उनको दिखाना इतना जरूरी नहीं समझता हूं, सबको पता है। जब आप सड़कों पर उतरते थे, सिलेंडर सर पर लेकर स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी, अर्धनग्न होकर बीजेपी के लोग कमीजें उतार कर प्रदर्शन करते थे, तब महंगाई कुछ और थी, आज की महंगाई कुछ और है। देखिए, ऐसा है, आप इन्फ्लेशन की यहां पर बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। नहीं, मैंने 17 महीने के सबसे हाई स्तर, मैं बिल्कुल करेक्ट फिगर्स देता हूं। बिल्कुल नहीं, आपने बताया 17 महीने का सबसे हाईएस्ट 6.95% है। यूएसए में 40 साल का सबसे हाईएस्ट चल रहा है। ओ भाई, अमेरिका बना दो ना हमें, अमेरिका जितनी हमारी आमदनी कर दीजिए ना।
संदीप जी, आप बेचैन इसीलिए हैं क्योंकि मैं आपकी हर बात का उत्तर दे रही हूँ। हाँ दीजिए अभी, हाँ चलिए पूरा दीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है ना। 2012-13 में इन्फ्लेशन कितना था? 6.9% था कि नहीं था? और वही इन्फ्लेशन जो है नेगेटिव आ गया था 2015-16 में। नेगेटिव कंडीशंस चल रही हैं। जियोपॉलिटिकली आप देख लीजिए क्या कंडीशंस चल रही हैं। नहीं अमेरिका की बात हो रही थी, उस बात को आगे बढ़ाते हैं ना। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, ये बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया, ये हरदीप पुरी ने भी बताया। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, वहां तो जी 50% बढ़ गए दाम तेल के। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए तो प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। अभी अच्छा हाल फिलहाल अरे डांटिए मत, हमारे देश में आए, जिनसे कि हमारा देश जो है किसी जमाने में गेहूं उधार लेता था, और आज उस देश के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट करके गए हैं कि आप क्या हमें गेहूं सप्लाई कर सकते हैं। हालात बड़े खराब है। तो आपको लगता है कि भारत, अच्छा गेहूं हम सबको दे सकते हैं, पर हमारे किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपए है। थोड़ा इसको भी समझाइए ना। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, उन्होंने ये वायदा किया था कि मुझे किसानों की आमदनी डबल करनी है। निरंतर प्रयास करते रहे, अब भी कर रहे हैं, बीच में भी प्रयास किया था। आपकी बहुत सारे और मेरी सरकार का ही आंकड़ा है, 4 राज्यों में तो वो दुगनी होने के बजाय घट गई है। प्राइवेट मंडी में जाकर अपना अपना जो ग्रेन्स है क्यों बेच रहे हैं, अन्न क्यों बेच रहे हैं? बेहतर प्राइस मिल रहा है उनको। अच्छा देखिए, ऐसा है कि खूब मंडूक नहीं वो अमेरिका की बात बीच में रह गई। अनिला, अमेरिका की बात रह गई। एक मिनट, अमेरिका में महंगाई बहुत है तो हम भी महंगाई को झेल लें। अमेरिका के बारे में ही हरदीप पुरी ने वो 6 जो देश हैं उनके मैंने नाम लिए, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कि जी वहां तो 50% तेल के दाम बढ़ गए। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे, सबकी समान आय कर दोगे, तो पाया गया कि भारत में गैस दुनिया में सबसे महंगी, पेट्रोल तीसरे नंबर सबसे महंगा दुनिया में, और डीजल 8वें नंबर का सबसे महंगा। तो ये अमेरिका में जी महंगाई बढ़ गई तो हम महंगाई झेल लें। नहीं चौधरी साहब, ये भी बताइए कि 80% फ्यूल जो है इंडिया का इंपोर्ट होता है। अच्छा, वो 2012-13 में जब तब क्या इंपोर्ट नहीं होता था? जब कहा जाता था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाई हमने उन्हें रोका हुआ है। अच्छा, रोका हुआ है 120 रुपए पर, थमा हुआ है। हाँ 120 रुपए पर। लाओ अपने स्लोगन। इस देश की जनता आपके स्लोगन को मानती है कि नहीं मानती? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, डिप्लोमेसी में ना इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी बहुत मायने रखती है। 2012-13 में जो भी बोला हमने, तो महंगाई कोई इशू नहीं है, महंगाई से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, सेहत नहीं बिगड़ती। भी सत्ता में आए क्योंकि हमारी सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जिनकी नहीं, आप सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, इसको कौन डिनाई कर रहा है? जनादेश का अनादर नहीं करते हम यहाँ पर। आप जनता को वो तो अभी मैं मोहन बाबू से पूछूंगा। पर एक बात, राजीव रंजन, एक सेकंड आपके घटक से पूछ लूं। राजीव रंजन, यह कहकर कि लाउड स्पीकर तो फालतू की बात है, दरअसल नीतीश कुमार फालतू की बात कर रहे हैं। अरे सेहत खराब हो रही है लाउड स्पीकर के डेसिबल लेवल्स को चलते। देखिए, मुझे लगता है विमर्श का जो स्तर है, मैं एनडीए के एक बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट के स्पोक्स पर्सन को सुन रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनकी जो तलखी है, मुझे ये गठबंधन की सेहत की दृष्टि से बहुत ही सही प्रतीत नहीं हुआ। और प्रवक्ताओं को अपनी लक्ष्मण रेखा समझनी, एनडीए के दूसरे बड़े कंस्टिट्यूएंट, और जब अकाली दल और शिवसेना जैसी जो परंपरागत सहायक पार्टियां हैं वो आपके साथ नहीं है, तो फिर आपके पास चाहे जितना बड़ा प्रचंड जनादेश, इस गठबंधन में सबसे मजबूत और विश्वसनीय सहयोगी जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार जी बराबर एक स्टेट्समैन की तरह बात करते हैं। भेड़ चाल की राजनीति और वोट को सामने रखकर तो उन्होंने कभी फैसले नहीं किए, अपने बयान नहीं। भेड़ चाल की राजनीति के चलते लाउड स्पीकर पर ज्यादा चर्चा हो रही है, महंगाई पर कम। निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल आंकड़ों के जरिए देश की जो तस्वीर है वो आपने सामने रख, और पूर्व में भी आप रखते रहे। आप मुद्रास्फीति का जो इंडेक्स है
आपने महंगाई को लेकर के जो कहा, जो सीपीआई है, और साथ साथ इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जिस तरह से बढ़ता हुआ जो दर है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इसके लिए ये सही रोड मैप हो सकता है। अगर आप देश के सिलिकॉन वैली, बंगलुरु में हिजाब, और हिजाब के बाद कभी बाइबिल, मुझे मेरी समझ में नहीं आता, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और आपके विमर्श का जो कोर एजेंडा है वो बराबर राम मंदिर के बाद देश को भी राहत हुई, करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाइए, एक बड़ा कार्य है, उसको पूरा कीजिए, लेकिन पूरे देश को एक मध्ययुगीन बर्बर एजेंडे की तरफ मत झोंक दीजिए। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अनिला सिंह ठीक कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश, फैसले सुना रखे हैं कि ये लाउड स्पीकर का ये तमाशा बंद होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कुछ लाउड स्पीकर्स के आधार पर आप ये कहें कि आपकी सेहत को खतरा है, सेहत को जिन सवालों से खतरे हो सकते हैं, जो आपके सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना कीजिए। दुनिया में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या क्या है और उसमें भारत का हिस्सा क्या है। आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर आप दुनिया की छठी बड़ी आर्थिक शक्ति कहते हैं तो आपका पर कैपिटा इनकम क्यों सबसे कम? क्यों औद्योगिक घराने के पास 1% लोगों के पास इस देश की 53% संपत्ति एकत्रित हो गई है? अगर संसाधनों का समान वितरण होगा, असंतोष बढ़ेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी और लोगों की कठिनाइयां जब बढ़ती हैं तो लंबे समय तक धर्म और इस तरह के एजेंडे को अफीम की तरह नशा के तौर पर केवल ये कि मैंडेट आपको मिला, मैंडेट मिला है तो लोगों को उनका ऐसा भविष्य जरूर दीजिए जिसमें उनके लिए छत हो, उनके लिए नौकरियां हो। आपने तल्खी शब्द का इस्तेमाल किया था राजीव रंजन कि अनिला थोड़ी तल्खी दिखा रही हैं, आप भी तो तल्खी दिखा रहे हैं। आप एनडीए के, बीजेपी के सबसे बड़े घटक हैं, तो ये तल्खी नेशनल टीवी पर दिखाने के बजाय क्या बीजेपी और आपकी आपस में बात नहीं होती कि प्राथमिकता देश की लाउड स्पीकर है कि महंगाई है? देखिए, अगर आप जानते होंगे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असहमतियां पहले से भी रही हैं और इन असहमतियों को नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का नाम अटल जी के दौर में दिया गया और बड़े ऐसे सवाल थे जो भारतीय जनता पार्टी की कोर एजेंडा के विषय थे। हमने लगातार अपनी नाराजगी और अपनी असहमति जताई, सड़क से संसद तक हम प्रतिरोध करते रहे और आज भी मैं मानता हूं कि गठबंधन जनता को एक अच्छा शासन देने के लिए है। उनकी विचारधारा, उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, हमारे अलग हो सकते हैं। जिन सवालों के लिए हम एकत्रित हुए हैं और जनता को हम लोगों ने जनता से जो जनादेश हासिल किया है उसके अनुरूप यह सरकार नहीं, आपने हम सब लोग जो प्राथमिकता का जिक्र किया, राजनीतिक दलों की प्राथमिकता भी है आम आदमी के सरोकार। लाउड स्पीकर आम आदमी का सरोकार है कि महंगाई सरोकार है? कौन सा राजनीतिक दल सड़क पर उतरता दिख रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सड़क पर दलों को उतरना है या नहीं उतरना है, हर दल को खुद तय करना है, उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन स्टेट्समैन जब भी कोई बात बोलते हैं, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इस देश में अगर अनाज का संकट है और एक वक्त काम खाना, तो मुझे लगता है उसको पूरे देश ने सुनने का काम किया था। सही दिशा में देश को अगर सही बातें कही जाएंगी तो उसका भी अनुकरण देश करेगा और यह सौभाग्य है कि सही बातें नहीं कही जा रही हैं देश को। नहीं, मैं मानता हूं कि सही बातें और बेहतर तरीके से कही जानी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो संदेश जा रहा है उससे भ्रम ज्यादा पैदा हो रहा है। अगर आप लगातार केवल धर्म और धर्म से जुड़े मसलों पर इस देश के एक बड़े समुदाय के जरिए दूसरे समुदाय को आहत करने की कोशिश करेंगे तो 5000 वर्षों के इस हिंदुस्तान में या दुनिया के जिन मुल्कों से भी लोग आए, यहाँ के मिट्टी में रच बस गए और उसके बाद अगर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो या हिंदुस्तान का नवनिर्माण हो, बांग्लादेश का फतह हो, 1965 की पाकिस्तान पर लगभग विजय की स्थिति हो, इसमें सभी धर्मों की कुर्बानियां हैं और इन सभी धर्मों ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए धर्म की भी एक सीमा है, एक सीमा है, पर वो सीमा, वो लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है क्या? पर मैं मुद्दा ये, मोहन बाबू, लाउड स्पीकर है देश की प्राथमिकता या महंगाई को काबू करना? सवाल यह है कि
आपने जो इंट्रोडक्शन में इतनी बातें कही और मैं 15 मिनट तक आपने वो बीजेपी की जो प्रवक्ता जी हैं उनका भी सुना। प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में इसके पहले कभी गैर जवाबदेह, मतलब इतनी गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार सरकार कभी भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन चीजों को आपने गिनाया मैं दोहराना नहीं चाहता। नहीं सरकार, एक मिनट सुनिए ना, उसी पर मैं अभी अरे आपके मेंटर्स में से एक, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, पीलू मोदी। उनका एक मशहूर वाक्य है, सवाल बल्कि, पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है? सरकार गैर जिम्मेदार, जवाबदेह नहीं है। ऑपोजिशन का क्या काम होता है? एक्सपोज, अपोज, डिपोज रोज कर रहे हैं। और इसी महीने इस देश के हर एक ब्लॉक्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्वीट कर रहे हैं। नहीं साहब, सड़कों पर निकल रहे हैं। और हर 7 तारीख को पूरे देश के अंदर, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है पूरे देश के पैमाने पर। अब कोई दिखाए नहीं तो अच्छा, कोई दिखाए नहीं। एक मिनट हमारी बात। हाँ। आपने उन महिला को 15 मिनट तक, मैं उनको टोकता रहा, आपको भी टोकूंगा। नहीं तो हमको कम से कम बोलिए ना, 5 मिनट दीजिए। हाँ, 5 नहीं, पूरा टाइम दूंगा। सुनिए, ये सरकार मैंने क्यों गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार सरकार कहा? यूपीए के टाइम में भी महंगाई होती थी, या अन्य सरकारों के समय में भी, चाहे यूनाइटेड फ्रंट सरकार हो, चाहे नेशनल फ्रंट सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सरकार इंटरवीन करती थी और इंटरवीन करके देश के सामने बताती थी कि भाई ये वजह है और देखिए हम इतने देर में कर देंगे। लेकिन ये पहली गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसने एक बार भी इस पर मुंह नहीं खोला है कि ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 साल से 200 रुपया तेल बिक रहा है। जो ताऊ है महंगाई के, वो राज्य से तो पूछ रहे हैं कि तुम इतना पैसा क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन खुद ये नहीं बता रहे हैं कि 50 रुपए का जो तेल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत आप 125 क्यों ले रहे हैं? तो ये कौन बताएगा? और जब संसद में उठाया जाता है तो आप उसको आपने गैर जिम्मेदार सरकार बताया। हमने कहा हमारी, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा अनिला सिंह से कि जी 2012-13 में महंगाई को लेकर सड़क पर उतर गई बीजेपी, पूरे नारे गढ़ दिए, तो आप कहां हैं? एक ट्वीट कर देते हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट करने, अखिलेश को छोड़िए ना, मैं राहुल गांधी भी रोज ट्वीट ही कर रहे हैं। नहीं, ट्वीट तो कर ही रहे, हम दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या नहीं मालूम 7 मार्च को हर जगह प्रदर्शन हुआ राजधानियों में? आप अपने उनसे पूछिए, प्रतिनिधि से। मैं खुद जयपुर में था। अच्छा, उसके अलावा कोई राजधानी 7 तारीख को ऐसी नहीं थी जो सड़कों पर लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता ना निकले हों। 7 मार्च से आज 1 मई हो गई। अरे भाई, तो फिर मैं आपसे कह, हमने पूरे सप्ताह भर 10 दिन चलाया, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। इसके पहले भी हमने ये कार्यक्रम लिए थे महंगाई के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि पहले संसद में मौका मिलता था, जब सरकार खड़ी होकर जवाब देती थी। क्यों हो रहा है? यह महंगाई नहीं है, इस देश को लूटने की छूट मोदी सरकार ने दे रखी है। क्यों दे रखी? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब उन्होंने तेल दुनिया में महंगा था, हमने सब्सिडी देके सस्ता किया, तो आपको मालूम है रिलायंस के पेट्रोल पंप और एसओ के पेट्रोल पंप चल रहे थे क्या? नहीं चल रहे थे। ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए आज जो है ये दाम नहीं घट रहे हैं। नंबर 2, आज सुनिए, प्रणब मुखर्जी जी देश के वित्त मंत्री थे, हर तीसरे हफ्ते आकर कहते अभी काबू कर देंगे। 2 साल तक महंगाई बेकाबू रही, वो गाना चलता था ना, महंगाई डायन खाए जाते नहीं, लेकिन हम जनता के बीच में आके बताते थे कि हम ये कदम उठा रहे हैं। और अभी मैं आपसे कह रहा हूं, आधा हिंदुस्तान तड़प रहा है गर्मी में। 40% जो अडानी और वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको खदान का कोयला जा रहा है और राज्यों को नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 40% आप कोयला दे रहे हैं प्राइवेट लोगों को, राज्य सरकार या राज्यों की जो बिजली कंपनियां उनको नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप 12 रुपए 16 रुपए में बिजली उन्हीं लोगों से खरीदिए जिनको मोदी सरकार कोयला दे रही है, और हमको कोयला नहीं दे रही। यह हास्यास्पद है
कि 700 ट्रेनें बंद कर दे रहे हैं। वो ये इसलिए भी कर पा रहे हैं ना, आप अपनी अंतर कलह को सुलझा नहीं पा रहे हैं, अपनी भीतरी उलझनों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। मैं कहीं मुद्दे से नहीं हट रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के अलावा इस देश में कौन पार्टी है जो आप बताइए कि लगातार इन नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई न लड़ रही हो? हमारा नेता राहुल गांधी किस सवाल पर सड़क पर नहीं उतरा, जरा हमको आप ये बताइए। कब उतरे? हर बार उतरे हैं, हर बार उतरे, पूरा महीना, अप्रैल का महीना। भाई अप्रैल नहीं, ये महंगाई तो जब से मोदी आए हैं तब से लगातार हो रही, और उसके खिलाफ लगातार हम लड़ रहे हैं। नहीं, महंगाई तो अभी बढ़ी है। ना पहले 6 साल महंगाई नहीं थी। ऐसा क्या बात कर रहे हैं? हाँ। आप जानते हैं 5% का आंकड़ा नहीं पार किया ना। आंकड़ा तो सब ये मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जो असलियत है, क्या ये सरसों का तेल कब से महंगा नहीं हुआ? सब प्याज कब से कब महंगा नहीं हुआ? और चीजें जितनी जो आवश्यकता है खाद्यान्न के मामले में, आप जानते हैं उपभोक्ता को मिल रहा है 180, और रतलाम और मंदसौर में चले जाइए 1 रुपया और 3 रुपया किलो लहसुन बिक रहा है। ये कौन देखेगा? जो दवाई है, दवाई की कीमत हमेशा बढ़ रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था वो कौन लागू करेगा? विपक्ष करेगा, कांग्रेस करेगी। क्या है मोदी सरकार? क्यों नहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होके इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है? पर आप इन बातों को, लेकिन ये लूट की छूट दे रहे हैं। मोहन बाबू इन्हीं बातों को तो तूल देते हैं। मुंबई में जो हो रहा है, एक सांसद हनुमान चालीसा पढ़ रही है, उसको कल डाल दीजिए जेल में। राज ठाकरे इसी मुद्दे पर रैली की इजाजत आपकी सरकार देती है। जिस समाज से वो आप भी तो उसी खेल में घुसे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जो कहा, इसीलिए वो जरूरी हो जाता है कि ये फालतू की बातें हैं। बात सुनिए, आपकी सरकार कहते फालतू की बातें हैं। हमारी सरकार तो कह रही है ना कि ये कोई तरीका है कि कल तक आप तो रामायण को नहीं मानते थे, और आज आप जो हनुमान चालीसा दूसरे के घर पर जा रहे हैं। हनुमान चालीसा या भक्ति करना है तो खुद के लिए की जाती है, इसके लिए नहीं की जाती। और ठीक है, प्रदूषण तो सबसे ज्यादा मोदी सरकार इस देश में फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के बराबर इस देश में प्रदूषण कोई नहीं फैला रहा है, उस पर रोक नहीं लग रही। मैं आपके आदमी ने कहा कि साहब हम आपके घर पर भेज देते हैं, आप वहां करिए। मेरे घर के सिर्फ 3 घर के आगे इतने तेज लाउडस्पीकर बज रहा है कि उसके चलते मुझे आना पड़ा। हमने कहा नहीं, हम चलेंगे, संदीप जी से भेंट भी हो जाएगी, यहां पर आप कर नहीं पाएंगे, इतनी तेज आवाज आ रही है। और परसों रात को भी मैं नहीं सो पाया। लेकिन सवाल यह है कि खाली आप किसी एक को टारगेट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कितने आदेश दिए हैं मोदी जी, ये जो दिल्ली है 20-20 दिन, 1-1 महीना उसमें बंधी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लोगों की सांसें रुकती हैं, वो प्रदूषण नहीं है। और आप जो समाज को हिंसक बना रहे हैं, आपके नेता ने कहा एक दिन, अभी कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि जो हिंदी नहीं जानता है वो देश छोड़ दे। हर एक को आप देश छोड़वा रहे हैं। कौन होते हैं आप? हैं? क्योंकि विपक्ष खामोश बैठा है, क्योंकि विपक्ष खामोश बैठा है। फिर आप आएगी ना बात, वो आपकी कमजोर नब्ज है ना, उसमें आप परेशान हो जाते हैं। हम काहे को परेशान होंगे? लेकिन सवाल यह है कि इस देश को कि हर चीज का जवाब हमसे पूछा जा रहा है, हम तो उस सवाल को खड़े होकर लड़ रहे हैं, मैदान में लड़ रहे हैं। ठीक है, जब तक मशीन है तब तक अलग बात है। चलिए अब मशीन की बात को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब क्या कभी सरकार निकल कर आई? आप निकल कर आए क्या? मैं अभी कह तो रहा हूं, आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि इस देश के, आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए कि राजस्थान के हर ब्लॉक में हुआ कि नहीं। डॉक्टर अभिषेक वर्मा, एक सेकंड। अभिषेक वर्मा, आशुतोष वर्मा, माफ कीजिएगा, ये आपके नेता ट्वीट फिर से पढ़ देता हूं मैं। आज देश में सिलेंडर का दाम बढ़कर 2500 पार हो गया। चाय पकौड़ा तक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। यह विपक्ष आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। विपक्ष आम आदमी की आवाज बनना भूल गया है। नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि ये कहना कि विपक्ष आम आदमी से दूर हो गया है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, विपक्ष अपनी तरीके से काम करता है। और ये सवाल मेरे पास कई बार आया कि भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर देते हैं
तो आप लोग कब कब जमीन पे कब रहते हैं? तो ये मैंने पिछली बार भी एक लिस्ट बनाई थी और डेट वाइज मेरे पास लिस्ट है कि जब समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में कहा, चाहे तो मैं बोल दूं, आप उसको वेरीफाई। हाँ। 1 जुलाई 2021, 5 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021, 17 अगस्त 2021 विधानसभा में अखिलेश यादव भी बैठे थे। 8 सितंबर 2021 इसमें मैं गिरफ्तार हुआ था। 1 अक्टूबर 2021, 10 अक्टूबर 2021 उसके बाद चुनाव हमारा जो है रैली स्टार्ट हो गई। अब एक मिनट रुकिए, बहुत अच्छा किया आपने ये लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, यही मोहन प्रकाश भी कह रही थी। तो क्या बीजेपी, महंगाई तो थी मुद्दा जो मोहन प्रकाश भी कह रहे हैं, पहले भी मुद्दा थी, चुनाव से पहले भी, बेरोजगारी भी मुद्दा, तो बीजेपी संवाद के जरिए लोगों को बात समझा देती है कि 2/3 बहुमत ले आती है और तश्तरी पर सजे मुद्दों के बावजूद चुनाव जो हुआ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वो विपक्ष के लिए भाई संकट, संक्रमण काल, आफत आपातकाल 2 साल का झेला, देश ने तमाम दिक्कतें थी, तश्तरी पर सजे मुद्दे थे, पर 2/3 बहुमत बीजेपी ले जाती है, तो वो समझा देती है क्या लोगों को, और आप समझा नहीं पाते? नहीं, देखिए संदीप जी, मेरा ये मानना है कि इलेक्टोरल विन से मुद्दे नहीं खत्म होते। अगर ऐसा होता तो 22% के वोट के साथ हम 32% वोट पे न जाते। हम ये मानते हैं कि शायद वो चीजें हम जमीन पे नहीं ले पाए, और शायद आपका बात कहना सही है कि 120 रुपए पेट्रोल में भी देशभक्ति लोगों को समझाई जाती, और ये बताया जाता है कि अगर आपके यहाँ बिजली नहीं आती तो उसके कितने फायदे होते हैं, ये भी समझाया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान में इस बात को समझने की जो कि एक मेरिटोरियन पॉलिटिक्स को जिस तरीके से लिया जा रहा है, वहां विचार विमर्श खत्म हो गया, क्योंकि तथ्यों को सामने रखा नहीं जा रहा। जिस तरीके से लोग दिखाते हैं, कौन रखेगा तथ्यों को सामने? जी, कौन रखेगा तथ्यों को सामने? नहीं, बिल्कुल हम लोग रखेंगे, और हम लोग जितना रख सकते हैं उतना हम लोग रख भी रहे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ ही जगह हैं जहां हमारी आवाज दिखती है। एक समय होता है कि जब देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इतनी बड़ी बात नहीं, मैं मानता हूं कि जैसे कि जब 70 साल की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ये क्यों भूल जाती है कि 70 साल तक कांग्रेस ने अगर राज किया तो हारने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय गलत थी, या मुद्दों को नहीं उठा रही थी? या 10 साल जब पिछले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया था? मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमने प्रोग्रेस करी है, लेकिन शायद हम अब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां तक भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझा। अभी हाल ही में एक स्पैट इनसाइडर एक संस्था है अगर पार्टी अगर समझाना हो तो हम जनता को समझा सकते हैं, लेकिन पूरा देश का मीडिया जनता को समझाने में लगा है। अच्छा। इसलिए अरे आप 1-2 लोग छोड़ दीजिए, तो क्या हो रहा, अगर पार्टी टू पार्टी हो तो हम जनता को समझा ले। ममता बनर्जी समझा लेती हैं, ममता बनर्जी लोगों को समझा लेती हैं। नहीं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समझा लेते हैं, 92 सीट ले आते हैं 117 में से। आप 18 पर सिमट जाते हैं। अरे भाई, तो हम आपसे कह रहे हैं ना, नवीन पटनायक 20 साल से समझा रहे हैं। तो नहीं, 20 साल से समझा रहे हैं, तो उसके पहले भी तो संदीप जी, ये थे ना, ये कहाँ है, ये कहाँ है? सवाल तो ये है। आशुतोष वर्मा जी, बात मैं यही कह रहा हूं। देखिए, अगर आप इस चीज पे तौलेंगे कि जो सरकार जीत गई है, जो 2/3 बहुमत ले आई है, वो सर्वथा सही है, और जो नहीं ला पाई है वो गलत है, तो इस मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों को समझाने की बात। देखिए, लोकतंत्र, प्रजातंत्र आंकड़ों का खेल है, जो जीता वही सिकंदर। नहीं, बस यही परेशानी संदीप जी, जो जीता वही सिकंदर नहीं हो सकता। ये अगर होता तो यहाँ राजशाही चलती रहती कि हमने कह दिया है कि सब लोग अंदर चले जाओ तो अंदर चले जाओ, बाहर आ जाओ तो बाहर आ जाओ। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में अगर 3 करोड़ 80 लाख वोट उनको मिला है, तो 2-3 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी को भी मिला उत्तर तो प्रदेश। ज्यादा उनको मिल गए ना, ज्यादा लोगों को समझाया। यही क्या दिक्कत है? एक मिनट, अभय दुबे, फालतू की बातों में हम लगे हुए हैं क्या, और असल मुद्दे मुख्य धारा में आ नहीं रहे हैं? या जो मैंने शुरुआती बात कही कि आम आदमी अब वो नींबू की तरह हो गया है कि मेरी नियति नींबू की तरह, भैया मैं तो निचड़ूंगा ही, तो मैं भी आराम से बैठ जाता हूं, अब कोई उसके मुद्दे ही नहीं उठा रहा। बात करना बेमानी हो गया है जन सरोकार की, या होता जा रहा है। जी, आप जो चर्चा करवा रहे हैं और जो अपने आप साथियों की बातें सुनी, मुझे लगता है इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि आर्थिक प्रश्न के ऊपर चुनाव नहीं होता है,
आप एक दो अपवादों को छोड़कर किसी जमाने में दिल्ली राज्य विधानसभा का चुनाव प्याज की महंगाई को लेकर हुआ था। हाँ, उसके पहले या बाद में बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जबकि आर्थिक प्रश्नों पर चुनाव हुआ हो। बिहार में तेजस्वी यादव ने आर्थिक प्रश्न को चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, बेरोजगारी का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और उसका उन्हें कुछ शुरुआती और बाद में लाभ भी प्राप्त हुआ, लेकिन वो कुल मिलाकर आर्थिक प्रश्न पर चुनाव को जीत नहीं पाए। अभी इस देश में एक घटना घटित होनी बाकी है कि किसी आर्थिक सवाल पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो या अर्थव्यवस्था का कोई और सवाल हो, अगर इस सवाल के ऊपर सरकार चुनाव हार जाए, सरकार किसी की भी हो, सरकार भाजपा की हो, सरकार किसी और दल की हो, अगर एक बार वो चुनाव हार जाएगी, उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जैसे ही आर्थिक प्रश्न पैदा होगा और आर्थिक संकट पैदा होगा, वैसे ही सरकारें बहुत ही चैतन्य होंगी और वो इस तरह के सुझाव नहीं देंगी कि देखिए ये ठीक है, महंगाई है तो है और वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की वजह से है, रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से है या किसी और वजह से है। दरअसल जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, इसीलिए जनता ने हमको वोट दे दिया। क्योंकि दरअसल जब एक बार एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सरकार विरोधी भावनाएं थी, उसका जो प्रतिशत था, उसकी जो हद थी, उसकी चर्चा दरअसल बंद हो जाती है। मीडिया भी उसकी चर्चा बंद कर देता है, विशेषज्ञ भी उसकी चर्चा बंद कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और गवर्नेंस के मुद्दों के कारण 39% एंटी इनकम्बेंसी थी, उससे 5% प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा, उसके मुकाबले 5% ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी थी। मैं सीएसडीएस के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। अगर ये बेरोजगारी और महंगाई नहीं होती तो अखिलेश यादव को इतनी सीटें नहीं प्राप्त होती, अखिलेश यादव के वोटों का प्रतिशत इतना नहीं बढ़ता। लेकिन विपक्ष को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इस सवाल के ऊपर, मैं इस मामले में विपक्ष की जो आपकी आलोचना है मैं उससे सहमत हूं और हमारे जो दूसरे विपक्ष के साथी हैं उनको भी अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि भाई 39% एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको बढ़ाकर 55-57% करना किसकी जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी विपक्ष की थी। विपक्ष अक्टूबर से पहले चैतन्य नहीं हुआ। नहीं, ये तो सत्ता पक्ष विपक्ष की बात हो गई। अब है आम आदमी क्या करे? मतलब हम अभिशप्त हैं कि ये महंगाई डायन खाएगी। देखिए, महंगाई के भी दो तरह की चीजें हैं। एक, महंगाई बढ़ रही है, आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। अगर विकास दर 8-9% की है और महंगाई दर 7% हो गई, फिर भी काम चल सकता है। अगर आपकी विकास दर 2-3% या 4% पर आकर अटक गई, महंगाई हो गई 7%, तो वो लीलती है आपको। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी हम इनकी राजनीति में फंसे रहे। देखिए, आम आदमी क्या करे, ये एक ऐसा सवाल है, इसमें हमें देखना चाहिए कि दो चुनावों के बीच राजनीति किस तरह से होती है। दो चुनावों के बीच में दो पक्ष होते हैं जो राजनीति के नियामक होते हैं, एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष ये लगातार चाहता है किसी किस्म का आंदोलन ना हो, कोई जनसंतोष ना फैले और किसी ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि उसको सरकार चलाने में असुविधा प्राप्त हो। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर उतरे, आंदोलन करे। नहीं कह रहे हैं मोहन बाबू, हम तो उतरे, आप लोग दिखाते नहीं है। संसद मार्ग पर तो रोड पर। अच्छा, मैं आप ही की बात का जवाब द्वारा दिए गए तथ्यों से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जहां इस पिछले दिनों सबसे बड़ा चुनाव हुआ, अक्टूबर से पहले विपक्ष तकरीबन नदारद था। भाई, इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो अंतिम दम तक सड़क पर नहीं उतरी। समाजवादी पार्टी अक्टूबर से पहले तकरीबन नदारद थी। अक्टूबर के बाद वो चैतन्य हुई, उसने विपक्ष की जिम्मेदारी निभानी शुरू की, इसका उसे लाभ भी मिला। आम आदमी की नब्ज टटोलना छोड़ दिया है क्या राजनीतिक दलों ने? कि नब्ज टटोलने की जरूरत क्या है? और सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर सरकारें गिरती नहीं है क्या? ये राजनीतिक दलों में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। अब कम से कम इस देश में एक या दो ऐसे उदाहरण बनाए जाने होंगे जो विपक्ष की कोशिशों से बनेंगे कि जब तक आर्थिक प्रश्न के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर चुनाव नहीं होगा और उसके आधार पर जनता को वोट देने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये सब इसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन इन सवालों के ऊपर सरकार नहीं बदलेगी और इन सवालों पर जब तक सार्वजनिक चैतन्यता नहीं आएगी,
तब तक ये स्थिति इसी तरीके से होती रहेगी और हम लोग बहस करते रहेंगे। तो ये मतलब विपक्ष फालतू की के मुद्दे जिम्मेदारी तय है। करेंगे, चुनावी हार जीत, असल मुद्दों पर खामोशी रहेगी। छोटा सा कमेंट चाहूंगा क्योंकि मुझे क्लोज करना है। चुनाव की हार जीत एक नहीं कई कारणों से होती है। स्थानीय कारण भी होते हैं, फिर जो जातीय कारण भी होते हैं, उसके अलावा जो है आम आदमी के असल मुद्दे आएंगे सेंटर स्टेज पर। निश्चित कांग्रेस पार्टी की शुरू से ये प्रयास है, पहले दिन से। और आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की बात अभय जी अभी कर रहे थे, प्रियंका जी हर उस जगह पर जाकर उन्होंने किया। इसी 2.33% वोट है। फिर उसको आप वोट से न देखिए, जब पोलराइजेशन हो जाता है तो वो जो इन्होंने कहा 39%, तो चूंकि वो बड़ी पार्टी थी उसी के पक्ष में सारा। ठीक है, अनिला सिंह 30 सेकंड्स में कमेंट चाहूंगा। आम आदमी के मुद्दे जो हैं वो राजनीतिक दल, में तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, उनके एजेंडे में होंगे नहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के विषय में मैं यहाँ पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किस प्रकार का राजनीतिक दल है, या समाजवादी पार्टी लाल टोपी की गुंडागर्दी जो है सिनोनिम है उसका, वो किस प्रकार का राजनीतिक दल है। परंतु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इस देश को निरंतर आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर 2 सेकंड में एक जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुल जाता है, हर 2 सेकंड में एक टॉयलेट बन जाता है। यहाँ पर बीच में नहीं, मोहन बाबू, ये हमारा शक्ल नहीं है। हाँ, बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। हाँ, 150 करोड़ की आबादी पे 170 करोड़ जो लोग हैं उनके हाथ में फोन दिया हुआ है। 2 साल के अंदर जो है एक एक घर पे पाइपलाइन जो पानी का है वो पहुंच जाएगा। 95% तो मतलब ये आप आम आदमी के सरोकार कह रही हैं, इन पर सरकार तवज्जो दे रही है, लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ विकास हो रहा है, महंगाई का भी। तो उस पर हमारी राजनीतिक जमात कब ध्यान देगी, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। और आम आदमी को दबाव बनाना पड़ेगा राजनीतिक दलों पर कि भैया ये फालतू के मुद्दे नहीं चाहिए, असल मुद्दों पर बात करो। ये दबाव की भी जरूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।